सोशल कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। बच्चों को सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना, बच्चों को प्रिपेयर करना सोसाइटी के लिए, सोसाइटल स्टेटस में उसको रहने के लिए। सपोज वी आर just like adult person, but we think that we are not adjusted with this society, or we are not thinking that this society is very critical or that is not humble type। क्यों हम लोग सोचते हैं कि ये सोसाइटी ऐसा नहीं है? बिकॉज जब हमें इशू क्रिएट होता है या फिर हम सोचते हैं कि हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तभी हम कमेंट करते हैं या फिर बोलते हैं लोगों को कि हाँ ये सोसाइटी अच्छा नहीं है। मैं अच्छा नहीं हूँ वो नहीं बोलूँगा, सोसाइटी अच्छा नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। सो छोटे बच्चों को अगर प्रिपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, एज पर द सोसाइटल नीड्स, जो सोसाइटी का नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करवाया जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उनका सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच के थ्रू सोसाइटल जो कंसेप्ट हैं उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आइडिया मिला? कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच मीन्स आइडिया मिला आपको क्या है? समझ पा रहे हो? यस और नो? ओके। वॉइस क्लियर है ना? स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है तो? ओके। चलो अभी ना पॉइंट को क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक जॉन दिवे, लेव वाइगोट्स्की। मैं जिनका नाम बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। जीन पियाजे, आप लोग नाम जानते हो, जीन पियाजे का नाम सुने हो, वाइगोट्स्की का नाम भी मेरे से सुने होंगे आप बहुत बार। जॉन दिवे का नाम नहीं सुने हो, मारिया मॉन्टेशोरी नहीं सुने हो, दैट इज मॉन्टेशोरी, मॉन्टेशोरी, दैट इज एस एस है तो मॉन्टेशोरी हो जाता है, एस में थोड़ा प्रेशराइज्ड होगा। तो मॉन्टेशोरी एंड जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोट्स्की, ये जितने पर्सन्स हैं, और भी एटसेट्रा होना चाहिए बिकॉज और भी दो पर्सन रह गए, ब्रूनर एंड बंदूरा, ब्रूनर एंड बंदूरा। सो ब्रूनर का तो नाम मेंशन हो गया, दैट इज जेरोम ब्रूनर, बट बंदूरा का नाम मेंशन नहीं हुआ। तो अगर देखोगे इनको क्या बोला जाता है, जैसे कि आपके बुक में सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर जो काम करेगा उनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। जो एजुकेशन बेस्ड एक्टिविटीज में लिंक्ड अप हो, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनिस्ट। जो पर्सन दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, दैट इज कॉल्ड रिसर्चर। तो वैसे ये पर्सन सारे सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प करता है, या फिर वैसे ही सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इनको बोला जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो दे आर वेल नोन बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और एज पर द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इनको बहुत ही ज्यादा आप किससे जानोगे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जानोगे। इनमें से कौन से पर्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जानते हो? तो दैट इज लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की। सो वाइगोट्स्की जो है ना, दैट इज नॉट विगोट्स्की, दैट इज वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की जो है, तो उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को बनाया। आफ्टर दैट उसी के थ्योरी के अकॉर्डिंग चार पांच पॉइंट्स दिए थे। मैंने चार पांच क्यों बोला? चार कंपलसरी है और एक्स्ट्रा एक फंक्शन जैसा वर्क करता है, तो उसको हम स्टेजेस में नहीं काउंट करते। तो एक्स्ट्रा पॉइंट इज जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट। अच्छा एक बात बताओ कि सपोज थिंक कर लीजिए कि आप लोग छोटे बच्चे है तो नहीं, बट फिर भी थिंक कर लो। सो सपोज दैट यू आर ए स्मॉल बीइंग और स्मॉल चाइल्ड। तो आप जब छोटे बच्चे हो, एक काम को आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, एक्टिविटी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? अभी के टाइम पे हमारे पास गूगल है, बहुत कुछ है, सोर्सेज हम कलेक्ट कर लेते हैं, लाइब्रेरी से कहाँ से बुक ढूंढना है वो भी हमें पता है, कहाँ कहाँ से हमें बुक्स मिल सकता है, किसका हेल्प ले सकते हैं वो पता है। बट छोटे बच्चे क्या करते हैं? अगर उनको कोई टास्क नहीं आता है तो वो क्या करेंगे? फटाफट बोलो, क्या करेंगे? हाँ, बड़ों से पूछते हैं। तो अंडर द हेल्प ऑफ एडल्ट पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन, दे प्रिपेयर देयर वर्क और दे परफॉर्म देयर वर्क। मतलब बच्चे अपना वर्क को परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई चीज प्रिपरेशन में हो तो उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसको बोला जाता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिस जोन में हमारा या छोटे बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है, उस डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए हमें बड़ों का हेल्प चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड जेडपीडी। तो उस जेडपीडी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन, या हम आप बात कर रहे हैं अभी, बहुत सारा शेयर करते हैं नॉलेज को, एटसेट्रा को, आइडियाज को, थॉट्स को, तो इसको हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। अगर बात आता है कि कौन से मीडियम को यूज करके हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो दैट इज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन शेयर एवरीथिंग, और वी कैन अगेन शेयर आवर ओपिनियन और आइडियाज ऑल्सो। सो ऐसे करके हम हेल्प होता है। तो लैंग्वेज इज अ मीडिया, सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोडक्ट। ये दोनों हो गए।
उसके बाद आता है लोगों का स्पीचेस। अभी देखो स्पीचेस ना 3 टाइप्स के होते हैं। आप बोलोगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो नहीं है। वो सबको यहाँ पे ले रहे हैं बट उनका नाम नहीं है। यहाँ पे है डायरेक्ट स्पीच। दैट इज़ अ डायरेक्ट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच आल्सो। सोसाइटी में जितने लोग हैं एक-दूसरे से बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्पीच और द डायरेक्ट स्पीच। अगर सपोज़ आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। आपका फैमिली प्राइवेट होता है, ओपन नहीं होता। एंड लास्टली जब आप खुद से बात करते हो बाय सीइंग यू इन ए मिरर, दैट इज आप मिरर में खुद को देख रहे हो एंड उसके थ्रू आपने खुद से ही बात किया कि आज मैं ये ऐसे लग रही हूँ वैसे लग रही हूँ या फिर कुछ सोच रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द इनर स्पीच। तो इतने सारे पॉइंट्स को सोसाइटी की बिल्टअप के लिए और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चों को बिल्ड करने के लिए लेबाई गुड्स के लिए यूज किया था। मैंने एक जिस्ट बताई, यहाँ पे कुछ नहीं है बोल के मैंने एक जिस्ट आपको बताया कि ऐसा होता है। तो वैसे ही बहुत सारे पर्सन ने ऐसे ऐसे थॉट्स रखे। तो देखो nowadays constructivist approach is widely used in the educationist in India and abroad। मतलब everywhere we can use this constructivist approach। और ज्यादा बड़ा नहीं करना है nowadays, और ऐसा नहीं लिखना है, everywhere we can use or we use this constructivistic approach। and it was हम नहीं बोल सकते एबोलिस्ट। एबोलिस्ट मीन्स हटाना। इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दैट मीन्स अगर हम इस अप्रोच को देखते हैं ना, किसने इसको सपोर्ट किया, किसने इसको बिल्टअप किया, किसी ने इसको पब्लिश किया, तो उसमें किसका रोल है? एनसीआर एंड एनसीईआरटी का बहुत सारा रोल है। एंड ये अप्रोच किसके वर्क के अकॉर्डिंग हुआ था? जिन पर्सन का नाम मैंने पहले पढ़ा, दैट इज द जॉन दिवे, दैट इज नॉट दुवे, दैट इज दिवे। ठीक है, दिवे, मारिया मोंटेशोरी, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनो, लेवाइगुड्सकी। एक्स्ट्रा ऐड करना है, बंदूरा ऐड कर लो, ये वर्ड बंदूरा आप ऐड कर सकते हो। सो इट रिप्रेजेंट्स पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम द टीचिंग लर्निंग बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म टू एजुकेशन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थ्योरी। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था ना, ये टोटली आपके बिहेवियरिज्म के ऊपर था, आपके बिहेवियर को डेवलप करता था, नॉट योर कॉग्निटिव लेवल। सो आपके कॉग्निटिव लेवल को बहुत ही स्लोली डेवलप करता था। बट नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच, this type of education was shifted, or that is paradigm shift was furnished, well furnished to cognitive development। तो cognitive level तक ये move किया है, behaviorism से अभी cognitive level तक ये move किया। हो गया। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लिखा, यहाँ तक भी लिखोगे चलेगा, या फिर डोमेन्स ऑफ आप क्या पढ़ते हो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ते हो, इंटेलिजेंस, डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ नॉलेज, वहाँ पे री भी होता है। तो ये सारा पार्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का। अभी आपको एजम्पशंस नहीं लिखने हैं, बिकॉज आपको 4 पेज में कंप्लीट करना है, 4 से 5 पेज, तो हम बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते इतना ज़्यादा। आप डायरेक्टली जाओगे जो पॉइंट्स आपको ईजी लग रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे होगा? सो ऑलवेज याद रखो, मैंने आपको इसीलिए बाइगोट्सकी का एक कंसेप्ट को बताया, सोशल इंटरेक्शन। सो आपका क्लासरूम क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंटरैक्टिव क्लासरूम होना चाहिए। तो इट इज ऑलवेज इंटरैक्टिव। द इंटरेक्शन मे बी between the teacher and the learners, or maybe in the learners and learners। देखो जब मैं क्लास में नहीं रहती हूँ, आप लोग खुद से भी बात करते हो एक दूसरे के साथ। अगर मैं हूँ तो आप मुझसे भी बात करेंगे, शेयर करेंगे, या फिर मुझे कुछ आस्क कर सकते हैं। नॉलेज इज शेयर। यहाँ पे नॉलेज किसके किसके बीच शेयर होगा? जिसके जिसके बीच आपने इंटरेक्शन किया, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स, और लर्नर्स एंड लर्नर्स एंड लर्नर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड। अच्छा, अभी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लासेस में जितने टीचर्स आते हैं सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको गाइड करने का। तो अगर एक टीचर पूरा डे क्लासेस ले तो उसके ऊपर बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। अभी अगर क्लास वाइज और पीरियड वाइज कर दे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स शेयर्ड हो गया, हमने शेयर किया, जस्ट लाइक शेयर्ड नॉलेज होता है वैसे ही। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द क्लास इज स्मॉल। बिकॉज स्मॉल क्लासरूम में आप ज़्यादा बच्चों को देखना नहीं पड़ेगा, आप एटलीस्ट 10 और 15 और 40 स्टूडेंट्स को एट ए टाइम देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हेल्प हो जाता है, बच्चों को हेल्प हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट्स को, एवरी लर्नर्स को आप वेल वे से, दैट इज पर्सन को आप बहुत कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो या बिल्डअप करना चाहते हो, तो उनको आप डिस्कशन मेथड और आइडियाज गिविंग और शेयरिंग के अकॉर्डिंग हेल्प कर सकते हो। बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स शुड बी एक्टिव। इस प्रोसेस में दोनों ही एक्टिव होते हैं। ओके, इट शुड प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। अच्छा, जब बच्चों को हम, कम बच्चे होते हैं उनको हम पढ़ाते हैं, तो क्या होता है ना, ईजी होता है कि उनको जो भी इश्यूज है वो सॉल्व करने में, प्लस और क्या ईजी होता है, बच्चों को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने में, प्लस बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग में डालने में। तो एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा गेन करता है। तो देखो यहाँ पे जोनासन 1991 आइसोलेटेड द फॉलोइंग डिजाइन प्रिंसिपल फॉर ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। अभी एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए उन्होंने क्या क्या प्लानिंग किया?
कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए उन्होंने प्लानिंग किया इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी इंस्ट्रक्शनल गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम पहले फिक्स करेंगे। देखो, एक क्लासरूम बिल्ड करना चाहते हो तो क्लासरूम में बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंस्ट्रक्ट करोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बच्चों को अगर हम पढ़ाएं तो बच्चों का जो भी पर्टिकुलर एम्स रहेगा वो फर्निश्ड होगा, दैट मीन्स वो कंप्लीट होगा। ओके, क्रिएट रियल वर्ल्ड। ये ऑलवेज मैं आपको बताती हूँ कि ऑलवेज नॉलेज को आप रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करिए। रियल वर्ल्ड गिव्स अस वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर सपोज आप पूरे दिन में अपने रियल वर्ल्ड पे रहते हो, रियल नेचर के साथ, तो यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सोसाइटी और द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड। तो ये चीज़ को बच्चों को सिखाना है कि आप अपने नॉलेज को अपने सराउंडिंग के साथ जोड़ो, अपने जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ जोड़ो। वैसा आपको लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। फोकस ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अभी देखो, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करते हैं ना बच्चे, बहुत ही जल्दी कैप्चर करते हैं इंफॉर्मेशन को। दैट इज रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हो गया। सपोज एक एक्सीडेंट बच्चा फेस करता है तो उसमें उसको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं क्लासरूम में वर्चुअल एक्सीडेंट क्रिएट करके बच्चों को सिखाऊंगी तुमको ये करना है। जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा वहां पे उसको बहुत सारे सिचुएशन मतलब फेस करने पड़ेंगे, उस टाइम पे उसको ईजी होगा सॉल्व करने के लिए। देन द इंस्ट्रक्टर इज ए कोच। देखो, अभी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो आई एम द कोच। मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ, कोच हूँ, एनालाइजर हूँ, जो कि स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। स्ट्रेस कंसेप्चुअल interrelatedness and provide multiple representations or perspectives on the content। अभी देखो, स्ट्रेस कंटेंट और स्ट्रेस कंसेप्चुअल, दैट इज कौन से कंसेप्ट के ऊपर आपको स्ट्रेस डालना चाहिए। ऐसा नहीं स्ट्रेस डाल सकते हो, एवरी कंसेप्ट इज नॉट गुड। अगर सपोज कोई एक बैड कंसेप्ट आ गया उसके ऊपर स्ट्रेस डाल के हम क्या करें। तो बच्चों को कंसेप्ट रिलेटेड, दोनों कंसेप्ट के अंदर या जो भी मल्टीपल कंसेप्ट है उसके अंदर रिलेटनेस और दैट इज अ रिलेटेड थिंग्स क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग कौन से कंसेप्ट पे स्ट्रेस डालना है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करो। इवैल्यूएशन शुड सर्व एज ए सेल्फ एनालिसिस टूल। यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या है, जजमेंटल टाइप है, तो यहाँ पे बच्चों को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए भी इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करना चाहिए। लर्निंग शुड बी इंटरनली कंट्रोल एंड मीडिएटेड बाय द लर्नर। सो यहाँ पे लर्निंग जो भी होगा ना प्रोसेस, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करें, तो इसीलिए इंटरनली कंट्रोल, खुद से आप कंट्रोल, सपोज यू आर द लर्नर तो आप लर्निंग को कंट्रोल करेंगे एंड मीडिएट भी करेंगे, उसको चलाओगे भी कि कैसा आपको लर्निंग चाहिए या कौन सा टाइप का लर्निंग चाहिए जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकें। इतना क्लियर है? यस और नो? ओके, अभी देखो इसी पॉइंट्स के बेस पे हम क्या करेंगे। ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, आपको कुछ नहीं है। क्लासरूम अभी आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मैंने बोला क्या क्या फॉलो करना है। ट्रेडिशनल क्लासरूम टोटली आप एंशिएंट पीरियड को भागो, वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम और द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देख लो, वहाँ पे जैसा था वैसा ही पॉइंट्स को मेंशन कर देना, हो जाएगा। सो ये पॉइंट्स लिखना भी नहीं है, आपको डायरेक्टली जानना है कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर क्या क्या करता है। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर फर्स्ट वन, यहाँ पे 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही रेयर चांसेस में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन ही है। बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये शॉर्ट ही है। तो यहाँ पे देखो, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर शुड पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर होता है ना, ये कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर आज का टीचर है तो आज का टीचर का, आइडियल टीचर का कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए उसी को मेंशन कर देना, हो जाएगा। ठीक है, तो शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, शुड बी एबल टू को रिलेट द सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट। अभी देखो, सपोज कोई पर्सन मुझे पूछता है, मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि मैम आप तो साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आप कैसे सोशल साइंस पढ़ा सकते हो, या फिर आप कैसे हिंदी पढ़ाओगे, आप कैसे इंग्लिश पढ़ाओगे, या फिर आप कैसे मैथ्स और ये पढ़ाओगे। तो ये दिस सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड ना। सम पॉइंट्स ऑलरेडी आप जब आगे बढ़ते हो, दैट इज जब आप ग्रोइंग फेज में थे तो सारे सब्जेक्ट्स को तो टच किए हो, बट ऑनर्स वाइज आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा है, बस इतना ही ना। सो आप इंटरलिंक्ड पॉइंट्स को बोल सकते हो, इंटरलिंक्ड पॉइंट्स को हम समझा सकते हैं बच्चों को अपने पॉसिबिलिटीज में। मे बी एक सोशल साइंस टीचर जितना अच्छे से समझा पाए उतना अच्छे से हम नहीं समझाए, फिर भी हम 70% बच्चों को समझा सकते हैं। 30% जो रेस्ट हो गया दैट इंक्लूडेड हो गया तो 100% हो जाएगा। 100% एक सोशल टीचर समझा पाएगा सोशल साइंस का, तो हम उसको 50 to 60 और 70% जो उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग वो समझा सकते हैं। तो ये है पॉइंट्स। इसलिए स्कूल्स में कोई सोशल साइंस टीचर्स और फिजिकल टीचर्स ऐसे नहीं होते, जो भी टीचर्स होते हैं सबको हर एक सब्जेक्ट कभी कभी मेंशन किया जाता है पढ़ाने के लिए, अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं हो तो उसके वजह से आपको क्या जानना चाहिए। तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर होता है शुड बी एबल टू कोरिलेट द सब्जेक्ट विद द अदर सब्जेक्ट, शुड बी
कोरिलेट, एबल टू कोरिलेट मतलब दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर क्या रिलेशंस है उसको जैसे बता सके। शुड बी एबल टू कोरिलेट द सब्जेक्ट विद द फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट। मैंने बोला रियल वर्ल्ड के साथ ज्वाइन करना है, तो फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन करो। should be able to correlate the subject with the real life experiences of the student and the society। सोसाइटी में एक बच्चा रह रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस गेन किया, उसके साथ भी जोड़ सके। प्रोवाइड रियल लाइफ सेटिंग, बच्चों को रियल लाइफ सेटिंग में डालो, ऐसा नहीं है वर्चुअल सेटिंग में डाल दें। बच्चे को एक रॉयल फैमिली का जैसा उसको आगे बढ़ाते गए, बच्चों को पढ़ाते गए, बट उनको पता नहीं कि रियल वर्ल्ड में वो जब जाएंगे क्या करना है। एनकरेज रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंसेस, दैट इज आपको एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। जस्ट लाइक सपोज आपको एक बेसिक आइडिया है या नॉलेज है आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, एंड आपको गुड लुकिंग भी होना है या फिर हैंडसम होना है या फिर जस्ट लाइक एक वेल ड्रेस्ड अप होना है, एंड उसके थ्रू शो करना है लोगों को कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हो। तो वो जैसा रिफ्लेक्शन होता है ना, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी एक रिफ्लेक्शन जैसा है, तो वो गुड रिफ्लेक्शन होना चाहिए। एनाबल कंटेक्स्ट एंड कंटेन डिपेंडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बच्चों के लिए ऑलवेज कैसे कंटेक्स्ट चुनेंगे उसके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेक्ट करोगे कौन सा कंटेंट को, एंड दिस कंटेंट अगेन कंटेंट डिपेंडेंट नॉलेज को भी आप बोलोगे, पहले कंटेक्स्ट को चुनोगे देन कंटेंट चुनोगे देन उसके ऊपर आप नॉलेज डिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन करोगे। सपोर्ट कोलैबोरेशन, आप अकेले टीचर तो कुछ नहीं कर सकते, तो सबका सपोर्ट भी चाहिए, नेगोशिएशन भी चाहिए। सपोर्ट दैट इज द कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन सबके अंदर होना चाहिए। ये हो गया। अभी देखो इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग करते हैं तो क्या होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर लेसन प्लानिंग करते हो तो दैट इज द स्टार्टिंग द लेसन, पहले ना पॉइंट्स को याद रखो। ये चार्ट है पूरा इसलिए आपके बुक में ही मेंशन है तो मैंने काटा नहीं। और स्टार्टिंग द लेसन, कंटिन्यूइंग द लेसन, ठीक है, दो दो पॉइंट्स को साइड बाय साइड मेंशन करते जाना है। देन प्रोपोजिंग एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन, देन नेक्स्ट टेकिंग एक्शन, देन ये लास्ट। तो ये चार स्टेप है। जैसे लेसन प्लान बनाते हो तो क्या करते हो, फर्स्ट स्टार्टिंग द लेसन, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक था। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, अनाउंसमेंट से पहले क्या करते हो, पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हो गया, बच्चों का अज्यूम नॉलेज, पहले से नॉलेज कितना है उसको अज्यूम्ड करना है, वो सब कर लिए। तो आस्क क्वेश्चंस, कंसिडर पॉसिबल रेस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस, बच्चों का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना रेस्पॉन्सेस है। नोट अनएक्सपेक्टेड फेनोमेना, बच्चे जो अनएक्सपेक्टेड आंसर्स दे रहे हैं उसको पहले कलेक्ट कर लो। देन आइडेंटिफाई सिचुएशन व्हेयर द स्टूडेंट परसेप्शंस वैरी, कौन से पॉइंट पे बच्चे कैरी नहीं कर सक रहे और रिसीव नहीं कर सक रहे इन्फॉर्मेशन को, उसको करो। ऑब्जर्व सराउंडिंग्स फॉर पॉइंट्स टू क्वेश्चन, तो पहले सराउंडिंग को भी देखना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बच्चों को। तो इसको शॉर्टकट लिखना, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे एरो मार्क कर देना। देन गिव रेस्पॉन्सेस, आस्क क्वेश्चन गिव रेस्पॉन्सेस, collect information, identify situation and observe surrounding। ऑब्जर्व सराउंडिंग मैंने पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंट्स में बोला। देखो आस्क क्वेश्चन, रेस्पॉन्सेस टू क्वेश्चन और गिव रेस्पॉन्सेस, कलेक्ट अनएक्सपेक्टेड फेनोमेना और कलेक्ट अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशंस, आइडेंटिफाई सिचुएशन, ऑब्जर्व सराउंडिंग्स। ये हो गया स्टार्टिंग द लेसन्स नॉट लेसन प्लान। ये एक लेसन प्लान बनाने का ही है, आज के टाइम का जो लेसन प्लान है उसके ऊपर। अभी देखो यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे। एंगेज इन फोकस प्ले, कौन सा रोल प्ले करना है बच्चों को उसके लिए एनकरेज करो, एंगेज करो उनको। ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, आपको सिखाया जाएगा कि आपको जीना है, दैट इज आपको लीव करना है। तो कहीं पे भी आप जीने के लिए लाइवलीहुड जो जो थिंग्स चाहिए उसका तो नीड होगा। अभी कोई भी पॉसिबिलिटीज में उसको लेना है तो सारे ऑल्टरनेटिव्स को बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, लुक फॉर इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट विद मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इतना में आप खत्म कर सकते हो और ज़्यादा नहीं चाहिए। एबहॉव से मतलब स्टार्टिंग से पॉइंट टू का चार पॉइंट तक याद कर लो, और नहीं चाहिए उसको और डिटेल करते जाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। प्रोपोजिंग एक्सप्लेनेशंस एंड द सॉल्यूशन, अभी क्या है मुझे सॉल्यूशंस देने। तो कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, देन कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन ए मॉडल, कंस्ट्रक्ट ए न्यू एक्सप्लेनेशन, रिव्यू एंड क्रिटिक सॉल्यूशंस। इतना करना है, ये चार। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके साथ इंफॉर्मेशन के थ्रू कम्युनिकेट करें या जोड़े इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज को। कंस्ट्रक्शन और दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडल, और कंस्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन ए मॉडल। एक सपोज आप एक सोल्यूशन दे रहे हो तो उसके लिए तो एक मॉडल प्रिपेयर करोगे ना। सपोज कोई चीज को आप देख नहीं सकते तो उसका मॉडल से आप पढ़ते हो, दैट इज जस्ट लाइक स्पेसिमेन हम लोग बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट ए न्यू एक्सप्लेनेशन, अभी न्यू एक्सप्लेनेशन को बिल्ड करो। रिव्यू एंड क्रिटिक सोल्यूशन, आप
क्रिटिसाइज कर सकते हो या फिर क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हो, सो दैट आपको क्रिटिक्स बोला जा सकता है। आप पॉइंट को क्रिटिकली एनालिसिस करने के बाद आप पॉइंट्स को देते हो, अपने पॉइंट्स को देते हो। पहले जो पॉइंट्स गिवन है उसको एनालाइज करने के बाद जो रॉन्ग थिंग्स है या पॉजिटिव थिंग्स है उसको आप नोटिफाइड करते हो। इतना करना, दैट इज द रिव्यू प्रोसेस। हो गया। लास्ट फोर्थ पॉइंट, टेकिंग एक्शंस। टेकिंग एक्शंस में टेकिंग डिसीजंस, आपको डिसीजंस लेना है। अभी डिसीजन लेने के बाद क्या क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, अप्लाई नॉलेज एंड स्किल, ट्रांसफर नॉलेज एंड स्किल, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। यहाँ तक, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज मार्क कर लिए? ये सुन नो, पूरा नहीं करना, इतना ही 4-4 पॉइंट्स होगा। मार्क किए? सबने किया या नहीं किया? ओके। कोई पॉइंट पे डाउट है तो बोलिए, मैं बता दूंगी, अगेन बता दूंगी। कोई पॉइंट पे डाउट लग रहा है? ओके ओके, देखो, अभी इसको नहीं करना है, आपको टेंशन भी नहीं लेना है, इसको नहीं करना है। अभी देखो क्या है, 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी ये जो 5 E's का मॉडल है ना, अभी चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ठीक है, इसके ऊपर तो केवीएस में क्या सारे चीजों में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। दैट इज द 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्शन। पेज नंबर दैट इज 94। 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है वो देखो। दैट इज रोगर बाई बी। दैट इज, आप बेबी नहीं बोल सकते यहाँ पे, बेबी वर्ड अलग आएगा। तो बाई बी, आप बाई बी बोल लो, स्पेलिंग वाइज भी आ जाएगा। एंड हम एक्चुअली अगर डिटेल में नहीं जाते, फटाफट प्रोनाउंस करते तो बेबी आता है, तो बेबी हम नहीं बोलेंगे, बाई बी बोलेंगे। ठीक है, रॉगर्स बाई बी, द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडीज, डेवलप्ड एन instructional model for constructivism which is called as 5E model। यहाँ तक 3 लाइन बस याद करना है। रॉगर्स बाई वी कौन है? प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मतलब प्रधान और मुख्य इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेशन किए थे बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडीज, दैट इज BSCS। मतलब उनका बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंस का है, बट उन्होंने एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल प्रिपेयर किया कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म, सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, बच्चों को बिल्ड करने के लिए। दैट इज कॉल्ड 5 E's मॉडल। 5 E's मॉडल, आपको 5 E's मॉडल में डायरेक्ट अभी जाना है। ये 5 E's क्या समझाता है? 5 E's में ईच ईज, जितना ई है ना, दैट इज क्या है? ई फॉर एंगेज, ई फॉर एक्सप्लोर, ई फॉर एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएशन। आपको लेसन प्लान मैंने सिखाया, लेसन प्लान का लास्ट स्टेज क्या होता है? दैट इज रिकैपिचुलेशन, रिकैप देखना, बच्चों को कितना समझ आया। तो ये भी वन काइंड ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस है ना। तो सारी चीज़ों का लास्ट आपको याद रखना, इवैल्यूएशन होगा। आप कोई चीज़ को लेंदी करोगे तभी तो एनालाइज करोगे, तो दैट इज अ इलैबोरेट, इलैबोरेट करना। अभी एलैबोरेट करने से पहले पॉइंट को तो एक्सप्लेन करेंगे तभी ना एलैबोरेट होगा, तो दैट इज द एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने से पहले चीजों को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर। एक्सप्लोर से पहले आपको खुद एंगेज भी होना पड़ेगा चीजों में, दैट इज कॉल्ड एंगेज। सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएशन। इतना पॉइंट्स तक आपको मेंशन करना है, ज्यादा नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ लिख लिया है। अभी देखो एंगेज में मैं 3-3 पॉइंट्स मार्क करते चली हूँ। एंगेज में क्या करना है? दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप जान गए। सो एंगेज मीन्स क्या? कनेक्शंस, और दैट इज अ लिंकिंग। सो आप क्या करोगे, आपके पास प्रीवियसली आप जब नया सिचुएशन और नया काम में ज्वाइन करते हो, सपोज यू ज्वाइन ये न्यू वर्क, इन ए न्यू वर्क, सपोज आप कोई एक नया फील्ड में भी जा रहे हो या फिर वर्क फील्ड में जा रहे हो, तो आपको क्या है, पहले से कुछ एक्सपीरियंस है, यू हैव द प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस और प्री लर्नड एक्सपीरियंसेस, एंड उसको आप लिंक्ड अप करते हो अभी के सिचुएशन के साथ एंड अभी के नॉलेज के साथ। तो मेक कनेक्शंस बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देन क्या करोगे? देन मेक मोटिवेट स्टूडेंट्स, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एक्टिविटीज। लर्निंग एक्टिविटीज में बच्चों को हम पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करेंगे। एंड एंटिसिपेट एक्टिविटीज, एंटिसिपेट एक्टिविटीज मीन्स ऑपोजिट, जो अपना जोन का वर्क ना हो उसमें भी हम जोन करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे। बस इतना ही, ज्यादा मत करो, और भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, उतना नहीं करना। क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम और डिफाइनिंग प्रॉब्लम, बहुत कुछ आता है। अब जो ऊपर का 3 पॉइंट्स है ना, उसको एक्सप्लेन कर दिए, दैट मीन्स आप सारे पॉइंट्स को अटेंड कर सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए। एक्सप्लोर, अभी क्या है? एक्सप्लोर मीन्स कोई चीजों को इन्वेंट करना, निकालना, कंसेप्ट को डिटेल जानना, आइडेंटिफाई करना। सो डेवलप्स एक कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चों के लिए कॉमन बेस बनाएंगे एक्सपीरियंस का। आइडेंटिफाई एंड डेवलप कंसेप्ट्स, प्रोसेसेस एंड स्किल्स, बच्चों के लिए आइडियाज देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे कंसेप्ट्स को, प्रोसेसेस को, स्किल्स को। एक्टिवली एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट एंड मैनिपुलेट द मटेरियल्स, बच्चों को एंगेज करने के लिए, एक्सप्लोर के लिए बच्चों को
कोई एक डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, उसके जो भी मटेरियल्स हैं उसको मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। हो गया। अभी एक्सप्लेन में आते हैं। एक्सप्लेन में क्या करेगा बच्चा? आइदर टू वेज में एक्सप्लेन होगा, वर्बलाइज्ड और नॉन वर्बलाइज्ड। सो बच्चों को ना नॉन वर्बलाइज्ड में ज्यादा देने से छोटे बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो वर्बलाइज्ड फॉर्म में उनको डाल देना। आफ्टर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मीन्स वन काइंड ऑफ इन्वेंशन, तो आफ्टर इन्वेंशन we create or we provide some opportunities to verbalize their conceptual understanding। बच्चों के conceptual understanding को और न्यू स्किल्स लर्निंग को हेल्प करो, ताकि वो पहले चीज़ों को समझे, वैल्यू दे, देन उसमें अटैच्ड होकर वो चीज़ों को रिसीव करे। ठीक है। अभी देखो एलैबोरेट, जो चीजों को बच्चों को समझाना है उसको क्या करेंगे? आफ्टर मेक कनेक्शंस अमंग द वेरियस कंसेप्ट, एलैबोरेट द कंसेप्ट एंड एलैबोरेट द थिंग और लिंक्ड विद द मटेरियल और लिंक द मटेरियल विद द एनवायरनमेंट और द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, सो दैट बच्चों को बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो भी ग्रोन करना है, उसको ग्रो करना है, वो सब लर्निंग वेराइटीज उसको मिल सके। दैट इज कॉल्ड इलैबोरेट। इवेलुएट में क्या होता है? बच्चों को हम जज करते हैं, दैट इज इवेलुएशन मीन्स यहाँ पे जजिंग हो रहा है, जजिंग। ओके, इवेलुएट में बच्चों की एबिलिटीज को हम चेक करते हैं। अच्छा, बच्चों के एबिलिटीज को चेक करने के लिए कौन से प्रोसेसेस को हम यूज कर सकते हैं, बताओ? एनीवन? एनी आइडिया? प्लीज टेल मी, फटाफट। आप बच्चों को एग्जामिन करोगे ना? हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, दैट मीन्स एग्जामिनेशन करेंगे। अभी एग्जामिनेशन का ना बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ये ओरली हो सकता है, पेपर पेन हो सकता है। तो ओरली जब होता है दैट इज कॉल्ड इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। जब हम नॉर्मली बच्चों के क्राइटेरिया को चेक करें कि हाँ ये क्राइटेरिया प्रेजेंट है, ये क्राइटेरिया प्रेजेंट है, ये बच्चों का एबिलिटी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। उसके बाद इवेलुएशन का और भी टेक्निक्स हैं, एंड वो सारे टेक्निक्स को यूज करके बच्चों को हम इवेलुएट और एग्जामिन कर सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर्मेटिव इवेलुएशन, सबमेटिव इवेलुएशन। एट द एंड ऑफ दिस सेशन बच्चों का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एनुअल एग्जाम्स और टर्म एंड एग्जाम्स। एंड सपोज अगर आपके जैसा एग्जामिनेशन हुआ कि डेली बेसिस पे एग्जामिनेशन की और विद इन 1 मंथ एग्जामिनेशन की, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन। फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। अभी बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? जो बेनिफिट्स ऊपर पढ़ के आए थे ना कि बच्चे अपना नॉलेज को कनेक्ट कर सकेंगे रियल वर्ल्ड के साथ। बच्चे यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन लर्न मोर, एंजॉय लर्निंग मोर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। बच्चे कब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते लर्निंग को? जब वो कनेक्ट होते हैं उस चीज़ के साथ। रेदर पेसिव लर्निंग, सॉरी, लिसनर, पेसिव लिसनर, लर्नर लर्नर आ रहा है, सॉरी, पेसिव लिसनर। मैं अगर चुपचाप रहूं एंड आपकी बातें सुनते रहूं फिर भी मैं ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे नींद आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पेसिव लिसनर। अगर मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाऊंगी मैं तो बहुत कुछ सीख पाऊंगी। एजुकेशन वर्क बेस्ट व्हेन इट कंसंट्रेट्स ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का जितना भी वर्क है ना, वो जब कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। रोड लर्निंग और मेमोराइजेशन पे ये अच्छा काम नहीं करता है, दैट मीन्स रट्टा मार टाइप, आप रटोगे बस, वो चीज़ पे अच्छा नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव बेस्ड लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। आप सपोज आप छोटे बच्चे हो तो आप जो भी लर्न कर रहे हो फ्रॉम योर एजुकेशन सिस्टम, फ्रॉम योर टीचर्स, उसी लर्निंग एबिलिटी को यूज करके आप बहुत सारे बच्चों को वो नॉलेज दे सकते हो। सो दैट इसको मेंशन किया गया, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफर हो सकता है, न्यू आइडिया जनरेट कर सकता है। ओके, लास्ट वन, बाय ग्राउंडिंग लर्निंग एक्टिविटीज। जितना लर्निंग एक्टिविटीज है उसको अगर आप क्या बोलते हैं, भूमिष्ठ करते हो, दैट मीन्स अर्थ पे आ गया या फिर आपके एक्टिविटीज पे आ गया, जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिमुलेशन के अकॉर्डिंग, बच्चों को रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को हेल्प किया, तो बच्चे एंगेज होंगे, उनका डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। लिमिटेशंस में 4 पॉइंट मैंने टिक किया है जो कि डिमेरिट्स जैसे हैं। द टीचर टास्क इज चैलेंजिंग। यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा टीचर का टास्क चैलेंजिंग है। देर इज एवरी पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स परसीविंग द सेम लर्निंग एनवायरनमेंट डिफरेंटली। अभी देखो आप लोग कितने 20-30 बच्चे हो, 20-30 बच्चे एक ही सब्जेक्ट को मैं जो पढ़ा रही हूँ डिफरेंट वे से रिसीव करेगा। किसी को 70-80% याद रहेगा तो किसी को 10% याद रहेगा, किसी को अगेन 100 to 100% याद रहेगा, किसी को अगेन ओनली 50% याद रहेगा। तो देखो लर्निंग एबिलिटी सबका
अलग अलग है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट विल नेवर अचीव सॉलिड लर्निंग। इसके थ्रू क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू ऑलवेज टीचर्स बच्चों को हेल्प करने लगे, सो दैट बच्चों को एक सॉलिड लर्निंग नहीं मिलेगा, कि उसका फिक्स लर्निंग नहीं मिलेगा, उनको वेरियस टाइप के नॉलेज मिलेंगे। इट मे रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट, कभी कभी ना नॉलेज एंड बच्चों के अंदर या बच्चे और टीचर्स के अंदर झगड़े लग जाते हैं, कि आप सही बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं गलत हूँ, आप सही हो। ऐसे में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो इतना समझ आया। इन मैप वन काइंड ऑफ डायग्रामेटिक प्रोसेस है, ठीक है। मैं आपको ऑलवेज बोलती हूँ ना, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन करो, माइंड मैप करो, देखो माइंड मैप कितना अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को हमने यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, ठीक है। बहुत ही ये डायग्राम्स मुझे अच्छे लगे, मैंने डाल दिया आपके अकॉर्डिंग। एंड इस डायग्राम में टाइम मैनेजमेंट कहाँ किया गया है, कौन से एक्टिविटीज़ में कितना टाइम देना है, फ़ोन में कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग है। तो देखो यहाँ पे अगर इस कंसेप्ट को आप लिखना स्टार्ट करो ना, ये 7-8 पेज का होता है। जब हम कंसेप्ट को डिटेल नहीं बोल के उसी डिटेल्ड पॉइंट को शॉर्टकट छोटे टर्म से एक्सप्लेन कर देते हैं, एंड साइड बाय साइड उसको डायग्राम का एक डायग्रामेटिक अरेंजमेंट दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइंड मैप। ओके मतलब देखो, आप जितना पढ़ते हो एग्जाम के लिए, वो पूरा मतलब सिंगल लाइन भी आप नहीं छोड़ते हो, ऐसा होता है क्या? एवरी पॉइंट्स को आप लर्न कर सको ये भी नहीं है। आप उसको ओनली जिस्ट अपने माइंड पे रखते हो, वर्ड्स को रखते हो, जिस्ट को रखते हो। तो जिस्ट एंड वर्ड्स अगर माइंड में रहे, तो उसको अगर हम शॉर्टकट में जब मैपिंग करते हैं, तो ये इस टाइप का देखा जाएगा। हाउ टू माइंड मैप, देखो माइंड मैप का भी मैंने दिया है शॉर्टकट, माइंड मैप का भी मैंने शॉर्टकट दिया। हाउ टू माइंड मैप, कैसे माइंड मैप करोगे? माइंड मैपिंग हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या है बोलो तो यहाँ पे 4 थिंग है, इसलिए डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, ठीक है। पहले 4 थिंग, उसके बाद और भी छोटे छोटे थिंग्स आए साइड बाय साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, छोटे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड छोटे पॉइंट में ही एंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन, अलाउ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। लाइटन अप, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी को फोकस करेंगे, दैट इज द राइटन अप। देन जज नेट, जज नेट के लिए डायग्राम भी वैसे दिया गया, जज नेट मतलब आप जजिंग करोगे पॉइंट्स को, कौन सा पॉइंट राइट करो, कौन सा पॉइंट नहीं करो, तो उसको कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाओगे, ये 3 स्टेज हो गया ना। अभी चलेंगे इधर, ब्रेक बाउंड्रीज, ब्रेक बाउंड्रीज। आपका जितना लेवल्स है ना, उससे भी ऊपर चलो, उससे भी ऊपर जाना है। आप लिमिटेशन में रह जाते हो कि नहीं मुझे ओनली इतना ही पढ़ना है, उतना पढ़ने से हम माइंड मैप नहीं बना सकते। माइंड मैप इज अ शॉर्टकट फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग थिंग्स। ये छोटी चीज को हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा माइंड मैप के थ्रू। अगर लेंदी चीजों को आप शॉर्टकट वे में सिंगल सिंगल वर्ड्स में जो प्रेजेंट करते हैं एरो मार्क्स के थ्रू, उसको स्कीमेटिक और माइंड मैप बोलते हैं। तो ब्रेक द बाउंड्रीज, यूज डिफरेंट कलर्स टू प्रोवाइड वेरी इफेक्टिवनेस। सो आप इफेक्टिवनेस शो करने के लिए आप कलर्स यूज करते हो। देन थिंक फास्ट, आप बहुत जल्दी जल्दी फास्टली थिंक करो। अगर थिंक फास्ट करते हो तो क्या करोगे, कीप मूविंग, उसी फास्ट थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ो, आगे चलते जाओ, तो आपको इंफॉर्मेशन और भी डिटेल मिलता जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स माइंड मैप का नहीं है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या क्या करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैप में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हेडिंग्स हैं इसके, हो गया, मैंने सारा माइंड मैप के थ्रू ही दिया है। सो आप कौन सा लिखोगे वो देखो, क्योंकि ये पूरा ब्लर्ड दिख रहा है। ब्लर में हम लोग इतना कर सकते हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेंशन है ये 4 पॉइंट्स देखो, ठीक है। फर्स्ट माइंडसेट, ठीक है, गेन टाइम, स्ट्रेटजीज एंड रेड में जब कोई रॉन्ग थिंग होता है ना, तब हम रेड में मेंशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टर्स। वेस्टर्स जो वेस्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, वेस्टर्स भी यहाँ पे है। जब वेस्टर्स को आप रिड्यूस करते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। अगर वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा एंड आप टाइम को लॉस करोगे। एंड इसके साथ नेक्स्टली क्या चल रहा है, प्रोसेसेस। तो माइंडसेट, गेन टाइम, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस, वेस्टर्स। कितने स्टेप्स हो गए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में, कितने स्टेप्स हो गए, 5। तो ये 5 स्टेप है। बाकी उसके जस्ट लाइक टाइम में बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट होते हैं, कब पढ़ना है, नाइट को पढ़ना है, डे को पढ़ना है, क्या करना है नहीं करना है, वो सबके ऊपर डिटेल दिया गया है। तो साइड बाय साइड आपको क्लियर नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स फिर भी दिया है, दैट इज अर्जेंट, नोटिस, जो जो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको हमने फोकसेबल किया। मैंने बोला ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही दिया है। आपको सारा ऐसे डायग्रामेटिक पैटर्न में छोटे छोटे करके लिखते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला सराउंडिंग, देखो फेस के सराउंडिंग जो 5 पॉइंट्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे उसका एक्सप्लेनेशंस के लिए और भी हेडिंग डालते गया है।
अभी नेक्स्ट मैंने हाउ टू माइंड मैप, ये तो पूरा ड्रॉ करोगे। हाँ, अगर छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं समझ आ रहे, स्किप कर दो, कोई नहीं। जो राउंड राउंड है दैट इज ओवल शेप में है, एंड डार्कर है दैट इज येलो ब्लू वायलेट, और दैट इज अ पिंकिश ब्लू, और ब्रेक बाउंड्रीज जो ग्रीन में है या ब्लूइश है, तो उसको आप हाईलाइटेड करके मेंशन करेंगे। देन देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल को कितने अच्छे से मैनेज किया गया है, देखो। इम्पैक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट सोशल स्टडीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एक टॉपिक है। किसी ने अगर बोला माइंड मैप का एग्जाम्पल्स, कुछ लिखने को नहीं आ रहा, एग्जाम्पल्स दे दो, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या आता है पता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ जाता है तो 1/0 to 8 डिग्री सेल्सियस इफेक्ट्स, प्रेडिक्शन फॉर 100 years, ग्लोबल वार्मिंग ओर्स देन, जो भी पहले ग्लोबल वार्मिंग था अभी का ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत बाहर डिफरेंसेस हैं। ऑलवेज क्या होता है ना, मास एक्सटिंक्शन, मतलब ना बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स मरते जा रहे हैं, क्यों? टेम्परेचर जितना राइज करेगा दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, सो दैट ये बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर अगर 4 डिग्री बढ़ा तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज। अगर टेम्परेचर 5 डिग्रीज बढ़ा तो क्या होगा, तो डिफरेंट पानी का लेयर कम जाएगा। सो ये जो डिफरेंट प्रोसेस है, इसको आपको लिखने के लिए बोला गया। तो जितना याद रहे, जितना चीज जानते हो उसको आप मेंशन करना। जस्ट लाइक चिमनीज का जो भी धुआं निकलता है वो, डिफॉरेस्टेशन दैट इज अ ट्रीज को हम कट करें, कट डाउन ट्रीज, और वाटर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और जस्ट लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ओके है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर यूज़ करो, जस्ट लाइक कोल पेट्रोलियम, उससे अब बढ़ेगा टेम्परेचर। देन आप लोग फ्रीज यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स यूज़ कर रहे हो घर पे, तो उससे भी टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज होता है, बिकॉज ये सारे जो भी चीज़ बनते हैं ये एनवायरमेंट का ही एक वन काइंड ऑफ प्रोडक्शन है, तो एनवायरनमेंट से ही बनता है। देखो अबाउट सोशल सॉफ्टवेयर, अगर वो टॉपिक अच्छा नहीं लगा एग्जाम्पल में, तो सोशल सॉफ्टवेयर के ऊपर दे सकते हो, क्या क्या होता है सोसाइटी में, क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर है। अबाउट कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के वो दे सकते हैं। अबाउट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन आप फिजिकल मैटर्स के साथ जब वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग है। तो मुझे जितना डायग्राम्स मिला मैं सारे टाइप का एग्जाम्पल्स दे दी हूँ। मैप ऑफ ए लेक्चर, आप जब लेक्चर देते हो ना, क्या क्या आपका फोकसेबल पॉइंट्स होता है, जस्ट लाइक सपोज थिंक कर लो कि ये फिजिक्स के रिलेटेड है, तो फिजिक्स के रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज, जो स्केलिंग होता है या स्केलर मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, ऐसा स्केलर क्वांटिटीज, टाइम, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, चार्ज, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड, इतना सारा चीज स्केलर क्वांटिटीज में। देखो इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग लेक्चर देते हैं तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक माइंड मैपिंग लेक्चरिंग देने के लिए भी हेल्प करता है। मैप ऑफ रीडिंग स्ट्रेटेजीज, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि हम लोग स्टडी कैसे करें, तो यहाँ पे पॉइंट्स देखो। फर्स्ट थिंग, रीडिंग स्ट्रेटेजीज मेंशन हो गए। तो फर्स्ट जब चीज़ होता है ना, लुक, आपको देखना है, सुनना है, लिसन, ठीक है। वॉइसेस को लिसन करोगे, लिसन वॉइसेस। लुक किसको करते हो, चेक करने के लिए कोई चीज़ों को, सेंस, मीनिंग, लॉजिक, ग्रामर, पिक्चर। अगर सुनना है कोई चीज़ों को, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। अगर कोई वर्ड्स को समझना है तो उसको आप, दैट इज कॉल्ड रिडल्स में है, या फिर रिडलिंग पॉइंट्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेंटेंसेस का कौन सा टाइप का सेंटेंस है, बिगनिंग में है, मिडिल में है या एंड में है, उसको देख सकते हो। वॉइसेस के अकॉर्डिंग पेस, मतलब आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसमें पेस कितना है, या फिर रिदमिक, रिदमिक जो कंट्रैक्शन होता है आप जब बात करते हो, जस्ट लाइक हम लोग जब बहुत जोर से बात करते हैं ना, तो देखो कि ब्रीदिंग में आते हैं, अप डाउन्स आते हैं। प्लस आप कौन से वर्ड को ज्यादा फोकस कर रहे हो, कौन से वर्ड को आप फोकस नहीं कर रहे हो, कौन से वर्ड के अल्फाबेट्स को साइलेंट रख रहे हो, कौन से को नहीं, तो वो सारा चीज एक्सप्रेशन, दैट इज मीनिंग एक्सेट्रा में मेंशन होगा। तो ये पॉइंट्स हैं। अभी लास्ट थिंग है माइंड मैपिंग एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन को भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। टेक्निकल एप्लीकेशन है, मैनेजरियल और मैनेजरियल, सॉरी मैनेजरियल एप्लीकेशन है। तो अगर टेक्निकल देखें तो रिपोर्ट राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्लानिंग करने के लिए कोई चीज़ों को, प्रेजेंटेशन, प्लानिंग, कम्युनिकेशन के लिए। मैनेजरियल है अगर कहीं पे आपको मैनेजमेंट देना है या फिर सपोर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूज़ में, जॉब डिस्क्रिप्शन देने में, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज़ करने में। अप्राइजल दैट इज द चेकलिस्ट जैसा होता है कि हमने एक पर्सन में क्या क्या क्राइटेरिया ढूंढा है उसको चेक करने में। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, आपके पास टाइम कम है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारा आपका माइंड मैप्स के थ्रू ही मैंने माइंड मैप्स को आपको बताया। थोड़ा फर्स्ट स्टार्टिंग में चले जाते हैं कि माइंड मैप्स क्या है। ये माइंड मैप इज ए डायग्राम। एक माइंड मैप क्या होता है, एक डायग्राम होता है यूज टू रिप्रेजेंट वर्ड्स और आइडियाज,
जो कि उस डायग्राम के साथ लिंक्ड अप हो, वैसे ही चीज़ों को, मतलब सपोज़ आपका डायग्राम है अराउंड और सेंट्रेशन अराउंड सम पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उसी के बेस्ड पे आप अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो माइंड मैप्स यूज़ करते हो, ड्रॉ करते हो। इट इज़ ए ग्राफिकल मीन्स ऑफ टेकिंग एंड मेकिंग नोट्स। ये ग्राफिकल मीन्स है, ग्राफिकल यूज़ होता है जिसके थ्रू आप कोई चीज़ को बना सकते हो या कर सकते हो, बता सकते हो किसी को। जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन का हाफ पोर्शन आप बता रहे हो शॉर्टकट वे में। इट इज यूज टू जनरेट, विजुलाइज और स्ट्रक्चर और क्लासीफाई आइडियाज। जनरेट करना चाहते हो आइडियाज को, स्ट्रक्चर देना चाहते हो, देखना चाहते हो, या फिर क्लासीफाई करना चाहते हो, यूज कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है? पर्सनल वेज पे, एजुकेशनल वेज पे, बिजनेस सिचुएशंस में, इंक्लूडिंग नोट टेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, रिवाइजिंग, सारे कामों में आप यूज कर सकते हो इसको। ओके, सो ये एक पर्सन है जो माइंड मैपिंग को उन्होंने क्रिएट किया था, टोनी बुजान। टोनी बुजान। तो टोनी बुजान, द क्रिएटर ऑफ माइंड मैप, सजेस्टेड दैट मैप कैन बी अप्लाइड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू इम्प्रूव वेयर इम्प्रूव लर्निंग एंड क्लियरर थिंकिंग। जहाँ पे आप थिंकिंग को क्लियर करना चाहते हो, परफॉर्मेंस को और ज्यादा फर्निश करना चाहते हो, वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि द सब्जेक्ट अटेंशन इज क्रिस्टलाइज, एक इमेज को क्रिएट कर रहे हो जिसके पॉइंट को लेके, उसी सेंट्रेशन को लेके आप क्रिस्टलाइन आइडियाज को बताओगे और फिक्स आइडियाज को बताओगे। एक पॉइंट को यहाँ पे देखो, ये एक सपोज एक सेंटर पॉइंट है, ये फेस मैंने बताया, तो ये फेस हो गया अट्रैक्टिव जोन। इससे ये रिफ्लेक्शन है और रेडिएट आउट हो रहा है, जैसे कि सन से लाइट्स आते हैं वैसे रेडिएट आउट हो रहा है। ओके, सो ब्रांचेस कंप्राइजेस, यहाँ पे जो ब्रांचेस होता है वो क्या कैरी करता है? की इमेजेस और की वर्ड्स और की पॉइंट्स, जो कि टॉपिक्स के, मेन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड हो। द ब्रांचेस फॉर्म ए कनेक्शन नोडल स्ट्रक्चर। दिस इज द नोड। ये फेस जो है ना, बीच में जो एक्स्ट्रा रहता है, तो उसको हम नोड बोलते हैं। सो नोडल जोन को लेके सारे साइड बाय साइड पॉइंट्स रहते हैं। हियर्स हाउ टू माइंड मैप। आप कैसे माइंड मैप करते हो? स्टार्ट द सेंटर विद एन इमेज ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का इमेज लेके स्टार्ट करो। एटलीस्ट 3 कलर्स यूज कर सकते हो। यूज इमेज, सिंबल्स, कोड्स, डायमेंशन, जो भी आपके माइंड मैप्स में आ रहे हैं थॉट्स, उसको आप यूज कर सकते हो। सिलेक्ट कीवर्ड्स और प्रिंट यूजिंग अपर और लोअर केस लेटर ईच वर्ड और इमेज। द लाइन मस्ट बी कनेक्टेड और स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल इमेज। जो भी लाइन्स उसको जोड़ना चाहते हो ना, तो सेंट्रल से ही वो ज्वाइन होके आएगा। जैसे कि कोई चीज़ को फ्लो दिखाना हो, कोई चीज़ मतलब मोटा होके पतले तक जा रहा है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे लाइनिंग्स को देखना। जब वहाँ से ओरिजिनेट होता है, कोई चीज़ ओरिजिनेट किसी से होता है, तो ये थिक होता है, देन धीरे धीरे वो थिन होना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो उससे डिसेंडेंट आउट हुआ है, निकला है वहाँ से। मेक द लाइन द सेम लेंथ एज द वर्ड। जितने बड़े वर्ड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग लाइन्स ले लो। यूज कलर्स, योर ओन कोड throughout the mind map. Develop your own personal style of the mind mapping. अपना स्टाइल आप यूज कर सकते हो, कोई भी स्टाइल में आप माइंड मैपिंग कर सकते हो। यूज एम्फोसिस एंड सो एसोसिएशन इन योर माइंड मैप। आप जॉइन करना, मतलब एम्फोसिस मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितना है, आप फोकस किस पे कर रहे हो, एंड उसको जोड़ कैसे रहे हो, चीज़ों को जोड़ कैसे रहे हो। कीप द माइंड मैप क्लियर एंड बाई यूजिंग रेडियल हायरार्की। दैट इज रेडियल हायरार्की। अभी मैंने रिफ्लेक्शन दिखाया जो रेडिएट आउट हो रहा है, तो इसको रेडियल हायरार्की, बड़े से छोटे पॉइंट को ये जाएगा और न्यूमेरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, क्लियर है?